बात करें तो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था विलियन, और विलियन में मैं आपको सांद्रताओं के बारे में अब तक पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ लिया मोलरता क्या होती है, मोलनता क्या होती है। इसके अलावा हमने ये सीखा है कि मोल अंश क्या होता है, ppm ppb क्या चीज होती है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलेयता, ठीक है। और विलेयता को हम इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखिए, इस चैप्टर के फर्स्ट में मैंने आपको ये सिखाया था कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन जहां हमने पढ़ा था, इसकी मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी कि संतृप्त विलयन किनको कहा जाता है, कि किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है तो उस विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। वो ही परिभाषा विलेयता की है। तो विलेयता में थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं आपको बता रहा हूं कि संतृप्त विलेयता जो है वो क्या होती है, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है, या उस विलेय की विलेयता कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। याद रहेगा ना? तो ये इसकी विलेयता की परिभाषा है। और विलेयता की परिभाषा जो है, अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो इकाइयां जो है इसकी 2 प्रकार की हो सकती हैं, 2 तरीके से इकाइयां जो है वो लिखी जा सकती हैं। एक इकाई तो ये होती है जो कि कम यूज करते हैं, ग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक है। यानी कि निश्चित मात्रा होगी ना विलायक की 100 ग्राम होगी, और ये जो विलेय की मात्रा है, तो एक तो ये इकाई है, इसको नॉर्मली कम यूज किया जाता है। और दूसरी जो इकाई है वो है इसकी मोल वाली इकाई। तो ये वाली जो है हम ज्यादा यूज करेंगे, ये मोल पर लीटर, इसको हम ज्यादा यूज करेंगे। तो विलेयता का मतलब आपने भैया समझ जाना है कि विलेयता क्या होती है, कि किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में देखिए, इस लेसन में हम विलेयता पढ़ेंगे, ठोसों की द्रव्य विलेयता और गैसों की द्रव्य विलेयता, ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस में है। ठोस जो है वो किस प्रकार से विलायक के अंदर घुलते हैं, द्रव के अंदर घुलते हैं, और कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा जो गैसें हैं वो किसी विलायक में किस तरह से घुलती हैं, और कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विलेयता का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। और उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव्य विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए कौन कौन से कारक कैसे क्या होता है। तो ठोसों की द्रव्य विलेयता तो मतलब ये है ना कि विलायक की निश्चित मात्रा में कितना ठोस अधिकतम मात्रा में घुलेगा, वो उसकी क्या होगी, विलेयता होगी। अब कौन कौन सी चीजें इसको प्रभावित करती हैं, तो पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, विलेय तथा विलायक की प्रकृति,
जो इसको प्रभावित करेगी, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो कैसे प्रभावित करती है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, समान को घोलता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट डिसॉल्व लाइट। तो इसका मतलब यह है कि एक जैसी चीजें अपने समान चीजों के अंदर ही घुलेंगी, या जो समान वस्तुएं हैं वो समान वस्तुओं के अंदर घुलेंगी। केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या निकलता है, देखो, यानी कि अगर हम किसी अध्रुवीय विलेय को, या मैं लिख देता हूं विलेय प्लस विलायक, और इधर क्या बन जाएगा, विलयन। ठीक है, तो देखिए ये लाइन का मतलब क्या है, यहां पर अपन सीखते हैं। तो देखिए क्या होगा कि अगर विलेय अध्रुवीय है और विलायक जो है वो अध्रुवीय है, तो विलयन बन जाएगा, यानी कि आपस में घुल जाएंगे। देखो समान समान हो गए ना, एक जैसे हो गए दोनों, तो एक जैसे हैं तो आपस में घुल जाएंगे। अगर ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब नहीं घुलेंगे। अगर ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय है, तो दोनों नहीं घुलेंगे। और अगर दोनों ही ध्रुवीय हों और ये भी ध्रुवीय हो, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये नोट कर लेना नोटबुक के अंदर। इससे अपने को पता लगेगा कि विलेय जो है वो विलायक में घुलेगा या नहीं घुलेगा। क्लियर है ना। ध्रुवीय किसको कहा जाता है, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे देखो एक्सियल, तो एक्सियल क्या है, ध्रुवीय है। ठीक है, इसके अलावा HOH देखो, यानी जल, जल क्या है, ध्रुवीय है। और अगर मैं बात करूं Cl2 की, तो ना इसमें प्लस ना इसमें नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन क्या हो जाएगी, अध्रुवीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से याद रखना है कि ध्रुवीय तो ध्रुवीय में घुलेंगे, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेंगे, और अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि अध्रुवीय और ध्रुवीय है, तो फिर वो आपस में नहीं घुलेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, इसके अंदर आप इसी पॉइंट के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जल के अंदर कुछ चीजें जो है वो अध्रुवीय होती हैं, वो घुल जाती हैं। जैसे देखो स्टार्च, जल, तो ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है। ठीक है, तो ये तो घुल जाती है। अब मैंने अभी आपको ये पढ़ाया कि वो अध्रुवीय और ध्रुवीय आपस में नहीं घुलेंगे, लेकिन ये घुलते हैं। तो अगर जल के अंदर कोई चीज घुल रही है, कोई कार्बनिक वस्तु घुल रही है, तो उसके पीछे फिर कारण होता है। तो उसका कारण देखिए क्या होगा, कारण ये होता है कि इनके अंदर अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण ही क्या होता है कि ये आपस में विलय होते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, मैं समझता हूँ कि इतना काफी है। कल का वीडियो जो है उसमें मैंने आपको लीशे नियम पढ़ाना है, तो वो अभी पूरा नहीं होएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर